नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एएस स्टडी फोरम पर। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बैंक के मर्ज के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने उसी टॉपिक को लेकर आज वीडियो बनाई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के बैंकों से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि इंडिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है और कौन सा अभी एग्जिस्ट है, बैंकों को मर्ज क्यों किया जाता है, और भी कई बातें हैं जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, भारत में बैंकों की शुरुआत ब्रिटिश रूल में हुई थी, जो कि जिन्होंने सबसे पहला बैंक 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया था, लेकिन बाद में 1832 में ये बैंक बंद हो गया था। उसी बीच एक दूसरा बैंक स्टार्ट किया जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1791 में इसको बंद कर दिया गया था। ये केवल 5 साल तक चला था। इन दोनों बैंकों के बंद होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की थी, जिसका पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था, और दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 में शुरुआत हुआ था, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1843 में स्टार्ट हुआ था, 1843। लेकिन बाद में इन तीनों बैंकों का भी मर्ज हो गया, और जिससे कि एक नया बैंक बना, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 में हुई थी। और किसने की थी? जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और इसका हेड क्वार्टर रखा गया मुंबई में। इसके बाद इंपीरियल बैंक को भी मर्ज कर दिया गया और एक नया नाम रखा गया, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जो कि भारत का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक माना जाता है। अब भैया बात आती है कि इस बैंकों का मर्ज होता क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है। तो सरकार का कहना होता है कि वर्क एफिशिएंसी, इक्विटी का सही यूज़ और तकनीकी प्लेटफॉर्म को देखते हुए बैंकों का मर्ज किया जाता है, जिससे बैंकों में सुधार और उनकी बिगड़ी हुई हालत को सही किया जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर अकेले काम कर रहा है और उसको टफ लग रहा है तो काम आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा। अब उसी के साथ अगर 4-5 बंदे और आ जाएंगे साथ में तो काम आसान हो जाएगा। यही चीज़ बैंकों के साथ होती है। आगे चलते हैं। सरकार बैंकों की बिगड़ी हुई हालत और उनकी मौजूदगी के आधार पर विलय यानी कि मर्जिंग का फैसला करती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बैंकिंग में किसी भी तरह की बाधा ना आए और बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा करंट और सेविंग अकाउंट्स का फ़ायदा मिल सके। बस यही रीज़न होता है बैंकों के मर्जिंग का, जिससे कि बैंकों की बिगड़ी हुई हालत में सुधार हो सके। अब बात आती है कि बैंकों का विलय होता कैसे, मतलब कि बैंक को मर्ज कैसे किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बैंकों के बोर्ड में शामिल सदस्य विलय की योजना तैयार करते हैं। इस योजना पर कैबिनेट मुहर लगाती है। इस तरह रिजर्व बैंक, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, शेयर मार्केट की नियामक संस्था जैसे रेगुलेटर्स से मंजूरी मिलने के बाद विलय का रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद मामला क्लियर होने पर विलय पर यानी कि मर्जिंग पर मुहर लगा दी जाती है और बैंकों का मर्ज हो जाता है। अभी रिसेंट में 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का मेगा मर्ज हुआ है, जो कि 4 बैंक नए बने हैं। अब ये 10 बैंकों का विलय क्यों हुआ है, मतलब कि 10 बैंकों को मर्ज क्यों किया गया है, इसका रीज़न क्या है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है सरकारी बैंकों की संख्या को कम से कम किया जाए, और दूसरा है एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर कंट्रोल किया जाए। एनपीए का क्या मतलब होता है? एनपीए का मतलब होता है ऐसा लोन जो डूबने को है, इसके वापस आने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बैंकों का मुनाफा कर्मचारियों और बैंकों को चलाने में लगने वाले खर्च से कम है। सरकार का कहना है कि जब बैंक एक हो जाएंगे तो उनको चलाने में लगने वाली लागत में भी कमी आएगी। अब ये मर्ज के बाद क्या होगा? इसके बाद विलय पूरा होने के बाद, मतलब कि मर्ज पूरा होने के बाद देश में 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जिसके बाद अभी 1 अप्रैल को 10 बैंकों के मर्ज के बाद 4 बैंक बन गए हैं। अब विलय के बाद देश में सरकारी कौन कौन से सरकारी बैंक रह जाएंगे? टोटल 12 हो जाएंगे। अभी जो 10 बैंक चार में कन्वर्ट हुए हैं वो मिला के टोटल 12 हो गए हैं, और जिसमें कि पहला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि सबसे लार्जेस्ट और कमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ा और सबसे ओल्ड है। और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये 3 आपस में मर्ज हुए हैं। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा है बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक, ये तीनों आपस में जो मर्ज हुए हैं अभी 1 अप्रैल को, सॉरी। पाँचवा है कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। छठा है इंडियन और इलाहाबाद बैंक। सातवां है बैंक ऑफ इंडिया। आठवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नौवां है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। 10वां है पंजाब एंड सिंध बैंक।
11वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 12 यूको बैंक। ये टोटल 12 बैंक रह जाएंगे जो कि सरकारी में आएंगे। अब बात करते हैं आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का केंद्रीय बैंक है, जो कि एक तरह से बैंकों का बैंक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को निर्धारित करता है, जो कि सभी बैंकों को, सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को मानना पड़ता है और उनको फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं आरबीआई और एसबीआई में डिफरेंस क्या है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, जबकि एसबीआई देश का एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है। सिंपल वर्ड्स में आरबीआई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बाप होता है। आरबीआई के दिए हुए निर्देशों को सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या कमर्शियल बैंक्स को मानना पड़ता है, और सारे बैंक्स आरबीआई की दी हुई फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।